नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनआई आवाज और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। चलिए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। भारत को आज़ाद कराने में बड़े बड़े लोगों ने अपनी जान तक निछावर कर दी थी। उन्हीं शहीदों को याद किया गया दिल्ली के करमपुरा इलाके में, और इस कार्यक्रम में खुद शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद सिंह मोदी। और प्रहलाद सिंह मोदी ने यहाँ के लोगों के बीच मौजूद होकर शहीदों को याद किया, और शहीदों की कुर्बानी बेकार नहीं गई है, वो आज भी जिंदा है हम सबके दिलों में। और प्रहलाद मोदी ने इस कार्यक्रम में हुई चित्रकला प्रतियोगिता और योगा और संगीत और मैजिकल कार्यक्रम को भी देखा, और इसमें भाग लेने वाले बच्चों का हौसला अफजाई भी की। क्या देना चाहते हैं? इन कार्यक्रम का संदेश एक ही है, हम शहीदों को श्रद्धांजलि, सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, उनको नमन करना चाहते हैं कि उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। उन देश के जो शहीद हैं उनके लिए हम उनके चरणों में सत सत नमन करते हैं, और उनके आदर्शों पर चलकर हम देश को आज़ादी की अस्मिता को हम गौरवशाली फील करते हैं। उन्हीं की देन है कि भारत आज जो है, आज देखिए आप हमारे प्रधानमंत्री साहब के भाई प्रहलाद सिंह मोदी जी भाषण दे रहे हैं, कितना गौरवशाली आज दिन है। उन्होंने यहाँ पर आकर जो शहीदों के दिलों को आज हमारे ऊपर आशीर्वाद बरसाया, उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सर, केंद्र सरकार वैक्सीन लेके आई कोरोना के लिए, कहीं ना कहीं जो कोरोना का खात्मा करने के लिए, मगर अब जिस तरीके से दोबारा से दिल्ली के अंदर वायरस बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें नहीं है, और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की भी कमी देखने को मिली है। देखिए, कोरोना काल तो मैं मानता हूं कि दोबारा से आया है, लेकिन अभी जिस तरीके से दिल्ली में इतने पैर उसने नहीं पसारे हैं, और भारत के अंदर में दूसरे प्रदेशों में कोरोना का ज़्यादा कुछ प्रकोप है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि यहाँ पर अभी जब हमारे प्रधानमंत्री महोदय के भाई यहाँ पर पधारे हैं, जिनकी एक झलकी देखने के लिए यहाँ की जितनी जनता है वो बेसब्री से पलक फावड़े बिछाए बैठे हुई थी, और आज उनके सम्मान में यहाँ पर जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो कोशिश की गई है कि सोशल डिस्टेंस रखा जाए। सर, सोशल डिस्टेंसिंग की तो कमी फिर भी देखने को मिल रही है ना, ये अपना देश है, सोशल डिस्टेंसिंग की कमी देखने को फिर भी मिल रही है ना यहाँ पे। देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ये सैनिटाइज का सब सिस्टम हमने यहाँ पर रखा हुआ है, बाहर सोशल जो सैनिटाइज का है वो रखा हुआ है, और यहाँ पर सभी बच्चों के लिए हम लोगों ने यहाँ पर जो कार्यक्रम किया उसमें अपना पूर्ण रूप से उनको आदर्श मानते हुए शहीदों के नमन के लिए कार्यक्रम है। यहाँ भगवान का आशीर्वाद बरस रहा है। ये जो कार्यक्रम है हम पिछले 10-11 साल से करते आ रहे हैं, और इस कार्यक्रम को हम देश के आज जो युवा पीढ़ी है उसको हम दिखाना चाहते हैं कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जो जैसे योद्धा जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए बहुत, जिसमें हमारे को आज हम इस स्वतंत्रता के साथ बैठे हैं, तो वो उन्होंने आज़ादी दिलाई थी, और उनकी इस आज़ाद हिंद फौज ने पूरे भारतवर्ष के अंदर जो परचम लहराया था, भारत तो भारत और देश के अन्य राज्यों में भी उन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे। इस वजह से आज तक हम उनको नमन करते हैं। आज के दिन उनको फांसी दी गई थी। देश के अंदर ऐसा दिन जो है, हम लोग कहते हैं नरेश जी आप ये शहीदी दिवस क्यों बनाते हो, और कई आजकल पता भी नहीं है कि क्यों आज 23 मार्च क्यों है। ये 23 मार्च ऐसा दिन है जो पिछले हम कई वर्षों से आज की जनरेशन को दिखाना चाहते हैं कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जी को याद करके, और आज बच्चों ने कई इस तरह की वो बनाई कि पेंटिंग, किसी ने तो बहुत बढ़िया पेंटिंग करी, हर चीज़। और कोरोना इस देश के अंदर जिस तरीके से फैल रहा था, तो भी बच्चों ने पार्टिसिपेट कर हमारी RWA को बहुत ही गौरवान्वित महसूस हुआ कि भाई सभी बच्चे जो 10-10 वर्ष के बच्चे आकर इस तरीके का हम लोगों का साहस बढ़ा इस कार्यक्रम को करने के लिए। आज से 3 दिन पहले ऐसा लग रहा था कि ये कार्यक्रम कैसे होगा, कार्यक्रम ही नहीं हो पाएगा, पर हमने कहा कि भाई कार्यक्रम तो करना है।
पर और जिस तरीके से हमने इस कार्यक्रम करके हमारे जितने भी RWA के पदाधिकारी, हमारे चेयरमैन आदर्श कुमार जी, हमारे दूसरे चेयरमैन संजय सिंगल जी, संजय आनंद जी, राकेश वाही जी, सभी ने इस तरीके से काम को अपनी लगन के साथ किया कि इस कार्यक्रम को सफल कर दिया। भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ सोशल मीडिया में एक युवक द्वारा अभद्र टिप्पणी कर उसे वायरल करने के मामले में मथुरा के थाना नोह झील में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है, जिसके बाद जल्द ही आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि कालू उर्फ अखिलेश नामक युवक ने भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ गाली गलौज करते हुए अभद्र टिप्पणी करते हुए पहले वीडियो बनाया, फिर उसके बाद उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसे बाद में स्थानीय लोगों में वीडियो में अभद्र टिप्पणी के बनने के बाद खिलाफ आक्रोश फूट पड़ा और उन्होंने आधा दर्जन की संख्या में नोजिल थाने जाकर आरोपी युवक कालू उर्फ अखिलेश के खिलाफ तुरंत रिपोर्ट दर्ज किए जाने की मांग करते हुए तहरीर दी, जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है और पूरे घटना की जांच करते हुए जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। वही जिस तरह से पहले भी सोशल मीडिया में अभद्र टिप्पणी करने के मामले में लोगों को जेल जाना पड़ा है, मगर लोग उसके बाद भी इस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करते रहते हैं, जिन्हें कानून का जरा भी खौफ नहीं होता। अब देखना है कि इस मामले में आरोपी युवक गिरफ्तार कब तक हो पाता है। क्या नाम है तुम्हारा? वीरपाल सिंह, कहाँ के निवासी हो? निवासी गांधीनगर बाजना। क्या मामला हुआ है? मामला ये होता है, कल जो है फेसबुक व्हाट्सएप पे जो है बाबा साहब को गाली दी गई थी। किसके द्वारा? वो उसका कालू उर्फ अखिलेश, पुत्र जयप्रकाश, निवासी दाऊजी नगर बाजना। फिर अब क्या चाहते हैं? हम मुकदमा चाहते हैं कि जो हमारे महापुरुष को गाली दी, ये हमको कतई बर्दाश्त नहीं है। हम ये बिल्कुल सहन नहीं करेंगे जो बाबा साहब को गाली दी है। तो पुलिस क्या कह रही है इस मामले में? पुलिस को हमने तहरीर दे दी है, वो अपनी कार्रवाई कर रही है। देश में कोरोना के मामले जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, प्रशासन एक बार फिर चौकन्ना हो गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच नोएडा के जिला प्रशासन ने भी कमर कस ली है। आज जिला अधिकारी ने प्रेस वार्ता कर आने वाले त्योहारों में कोरोना को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी। जिला प्रशासन ने शहरवासियों को होली पर दिल खोल कर छूट दी है। जिला प्रशासन त्योहारों में किसी तरह के आयोजन पर कोई रुकावट नहीं लगाई है। प्रशासन ने लोगों से सेल्फ रेगुलेशन की अपील भी की है। जानते हैं कि जनपद गौतम बुद्ध नगर की भौगोलिक क्षेत्र की वजह से यहाँ ट्रैवलर्स बहुत लोग आते हैं और विगत कुछ दिनों में देखने को भी मिला है कि कुछ ही दिन पहले ये सैम्पलिंग कराई गई थी, एनालिसिस कराई गई थी कितने लोग हैं जो हमारे जो एक्टिव पेशेंट्स में ट्रैवलर्स की 5 ऐसे केस निकली थी जिसमें ट्रैवल हिस्ट्री थी, वो महाराष्ट्र के थे, केरल के थे और अन्य प्रदेशों के थे। अतः ये निर्देशित किया गया है इसके बारे में विस्तृत मीटिंग करते हुए कि हमारी जो स्थानीय निगरानी समिति है, वो RWS है, AOS है या स्थानीय पंचायत या उनके जगह पे जो स्थानीय संस्थाएं हैं, तो उनसे जो हमारे स्थानीय चिकित्सा विभाग की टीम से आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री है, तो ये लोग लगातार संपर्क में रहते हुए कि इनकी सर्वेलेंस करेंगे और साथ ही में जो भी लक्षण युक्त व्यक्ति है अथवा जो भी ट्रैवलर है, इनकी टेस्टिंग कराते हुए अगर आवश्यकता पड़ेगी तो इनको अगर पॉजिटिव पाए जाते हैं तो आइसोलेशन की जाएगी। ट्रैवलर्स के लिए अलग से एक एडिशनल CMO के नेतृत्व में टीम गठन किया गया है जो ट्रैवलर्स की सर्वेलेंस, ट्रैकिंग और टेस्टिंग करेगी। सर, कोई आंकड़ा है अभी तक कितने, जब से ये केसेस बढ़ने लगे, कितने ट्रैवलर्स रहे हो जैसे हमने जिनको आप लोगों ने ट्रैक किया हो? ये जनपद गौतम बुद्ध नगर में एग्जैक्ट आंकड़ा बताना इसलिए मुश्किल है, जैसे आप जानते हैं कि सिर्फ दिल्ली एयरपोर्ट में प्रतिदिन 60,000 लगभग डोमेस्टिक पैसेंजर्स आते हैं और 7,500 इंटरनेशनल पैसेंजर्स आते हैं। इंटरनेशनल पैसेंजर्स की तो प्रत्येक पैसेंजर की मैनिफेस्ट जो जनपद गौतम बुद्ध नगर में आते हैं उनका डेटा हमारे पास है, वो आपको रिलीज भी करा देंगे। परंतु क्योंकि डोमेस्टिक अनलॉकडाउन है, डोमेस्टिक पैसेंजर जो दिल्ली एयरपोर्ट में उतरते हैं या दिल्ली रेलवे स्टेशन में उतरते हैं, वो गुड़गांव जा सकते हैं, दिल्ली जा सकते हैं, मीरठ जा सकते हैं, गौतम बुद्ध नगर भी आ सकते हैं। अतः यह स्ट्रेटेजी ये किया गया है कि वो अगर गौतम बुद्ध नगर में आके जहाँ भी रुकते हैं तो उनके एरिया की जो निगरानी समिति है और स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो उनके ऊपर निगरानी करेगी और अग्रिम कार्रवाई करेगी।
यूपी बुलंदशहर के पोस्को कोर्ट ने 2018 में न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए इंटर की रात चलती छात्रा का अपहरण कर गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने के बाद हत्या किए जाने के मामले में गैर समुदाय के 3 युवकों को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा मुकर्रर की है। सजा सुनाने के बाद जहां छात्रा के परिजन अब दोषियों को फांसी पर लटकते देखने की बात कह रहे हैं, तो वहीं न्यायालय में इंसाफ दिए जाने पर संतोष जता रहे हैं। आपको बता दें कि 2018 में जब पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया था, तो पुलिस के समक्ष आरोपियों ने कबूल किया था कि न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए सड़क चलते छात्रा को अकेला देख कोतवाली देहात से महज 200 कदम की दूरी पर ही अपहरण कर लिया था और अचानक पर छात्रा के साथ चलती कार में दरिंदगी की गई। कोर्ट ने इस मामले में सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यह सामान्य घटना नहीं है। अगर पढ़ाई के लिए घर से बाहर निकलने वाली बेटियों की हिफाजत नहीं की गई तो सरकार द्वारा चलाए जा रहा अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का कोई मायना नहीं रह जाएगा। जुल्फकार, क्या हुआ था? नए साल का जश्न मनाने के लिए आए थे? जी, नई साल 2 तारीख को आए थे। क्या नाम है, सिकंदराबाद से बुलंदशहर को। लड़की को क्या नाम है, हम MMR मॉल से थोड़ी सा आगे जाके हमें लड़की दिखाई दी। हमने वो लड़की उठाई, गाड़ी में डाली, खुर्जे साइड को जाके लूटन ले लिया। हम सिकंदराबाद को चले गए। जो हमारे साथ में लड़का था मल्लानी, मैं गाड़ी चला रहा था और ये आगे बैठा था दिलसाद। क्या नाम है, उसने लड़की कह रही थी भैया मुझे मारना मत, छोड़ दो। मैं किसी से ना कहने की, जो तुम्हें करना कर दो, भैया मुझे मारना मत। उस लड़के ने काम करा, उसको लड़की को वहीं मार दिया और आगे जाके बाईपास पे मतलब कि टोल टैक्स पार करके उससे आगे एक रास्ता जा रहा परिचौक नोएडा को, वहाँ पे क्या नाम है रेलवे फाटक से पहले नाला पड़ा था, वहाँ पे डाल। इतने लंबे रास्ता तुमने ये तय किया था, कहीं तुम्हें कोई पुलिस का बैरियर मिला हो, कहीं चेकिंग नहीं, मिली हो? कहीं कुछ नहीं मिला था। इससे पहले इस तरह की घटना की है तुमने? जी नहीं, कहीं नहीं की। किसने रेप किया उसके साथ? जी सर, एक ही लड़के ने किया था जो फरार है। इससे पहले आपने रेकी की थी या फिर ऐसे जी ही? सर नहीं, हमने कुछ नहीं करा। नए साल के जश्न में बस निकले थे सड़कों? जी सर। तो कितने घंटे में ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया? मतलब कि 2-3 घंटे में काम फाइनल हो गया। शराब जी सर, शराब नहीं पीती। किस तरीके से लड़के आरुषि बिटिया के गुनहगारों को आज सजा सुनाई गई है, कोर्ट ने सजा सुनाई है। इसको किस नज़रिए से आप देखें, कितने संतुष्ट हैं आप इस निर्णय से? इस निर्णय से हम पूरी संतुष्ट हैं। माननीय न्यायालय मतलब आज से पूरे मतलब हमारी तरफ से क्या पूरे देश की तरफ से पूरे मतलब देश की न्याय प्रणाली पर मतलब विश्वास हो गया कि हाँ भाई कोई दरिंदगी करेगा तो उसे ऐसी ही सजा मिलेगी, फांसी की सजा। आज क्या कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया? क्या सुनाया है फैसला? वो कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है तीनों को, और एक धारा में आजीवन कारावास से 3-4 धाराओं में अलग अलग फैसला सुनाया। फांसी की सजा 302 में फांसी की सजा दी गई। अब न्याय मिला है आपको? आज हमें न्याय मिला है, आज हम संतुष्ट हैं। अच्छा, बिटिया के साथ क्या घटनाक्रम हुआ था, उस पर थोड़ा सा सूक्ष्म में बताएं पूरा घटनाक्रम। बिटिया ट्यूशन पढ़ के आ रही थी और घर से महज 20 कदमों की दूरी से ही उसे खींच के ले गए ये दरिंदे और ले जाके उसके साथ दरिंदगी करने के बाद उसकी हत्या करके और नाले में फेंक दिया। बिटिया के गुनहगारों को आज सजा दी गई है, इस सजा से कितने संतुष्ट हैं आप और कितने दिन बाद आपको न्याय मिल पाया है? संतुष्टि में बहुत सुख मिला है मुझे, वहाँ से इंसाफ मिला मुझे। बस यही है कि मुझे और जब ये बिल्कुल फांसी लग जाएगी मुझे तब आत्मा को शांति मिलेगी। जैसे मेरी बेटी मर के गई है ना बिल्कुल सज के डोली से, ऐसे ये जाएंगे तीनों, तब मुझे आत्मा मेरी शांति मिलेगी मुझे बहुत ज़्यादा। आज तो खैर बहुत कुछ मिला मुझे यहाँ तो बुलंदशहर से। अच्छा, क्या सजा हुई है गुनहगारों को? गुनहगारों को फांसी की सजा बोल दी है, उम्र कैद भी बोल रहे थे। वकील साहब, आज आरुषि मामले में फैसला सुनाया गया है। जी जी, क्या फैसला है? फैसला ये है जी, माननीय कोर्ट ने जो है ये केस जो है रेयर केस माना है और इस केस रेयर केस मानते हुए जो है मुलजिमों को 376 डी में गैंग रेप में आजीवन कारावास, 364 में 10 साल की सजा और 302 में जो है फांसी की सजा तीनों को दी गई है। अच्छा, पूरी घटनाक्रम क्या था? 2/1/18 की जो घटना है, ये लड़की जो आयुषी है ये अपनी जो स्कूल से ट्यूशन पढ़ के अपने घर से आ रही थी, मतलब ट्यूशन पढ़ के आ रही थी और रास्ते में जो है ये तीनों मुझे मिले इसको, मतलब गाड़ी में थे और गाड़ी में इसका ये स्कूल उस पर अपनी साइकिल से थी और इसको साइकिल से जो है किडनैप किया, गाड़ी में डाला और इसको अपहरण करके ले गए
और ले जाने के बाद में इसको जो है वहाँ पर पहले इसके साथ रेप किया और फिर रेप करने के बाद इसकी गला घोंट कर हत्या कर दी और इसको दादरी में, उसके शव को दादरी में एक नाले में उसको डाल दिया। उसकी रिकवरी हुई और इसके बाद में ये जो मुलजिम है, ये 9 तारीख को दो मुलजिम रिकवर हुए और इनको बरामद किया। इनसे जो है घटना में इसकी जो गाड़ी बरामद हुई जिस पर अब्बासी बॉय लिखा हुआ था, जिससे जो है ये सर्च में आए। टोल प्लाजा में जो है जो गाड़ी थी उस पर अब्बासी बॉय लिखा हुआ था, उसकी प्लेट थी। उस प्लेट से जो है वो लोग लाइट में आए और लाइट में आने के बाद फिर उसके बाद जब ये बरामद हुए, मतलब जो पकड़े गए, तो इन्होंने जो है अपने जुर्म का इकरार किया और जुर्म का इकरार करते हुए इन्होंने जो है इसकी आरुषि को इसके साथ जो है घटना कारित करना बताया। और एक मुलजिम से जो है इसकी जो गाड़ी है, उस गाड़ी से जो है उसकी लड़की की चप्पल, बाल, छोटे बड़े बाल और सामान बरामद हुआ। और एक जो चप्पल थी वो उसकी जो स्पॉट पे जहाँ से उसका अपहरण हुआ था वहाँ पे बरामद हुई और उसके बाद में जो है उसको वहाँ पर ले गए और ये सब उसके साथ घटना हुई। अच्छा, ये फैसला जो सुनाया गया है, कितने दिनों बाद ये फैसला आया है? ये करीबन उसको हो गया 3-3.5 साल करीबन हो गया है उसको। आज कोर्ट में जो है सजा पे सुनना था, सजा पे बहस हुई थी और हमने अपनी बात रखी। गैंगरेप करने के बाद हत्या कर दी गई, इसमें कितने आरोपी थे? कोर्ट का निर्णय आया, कौन सी कोर्ट ने क्या निर्णय दिया? ये हमारे यहाँ एक इस हत्या से संबंधित, जिसमें रेप भी शामिल था, उसके संबंध में एक अपर सत्र न्यायाधीश महोदय हैं, पॉक्सो एक्ट भी देखते हैं, वो श्री राजेश पारासर जी, उनकी कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। और ये घटना 2 तारीख की है, जनवरी 2018 की, शाम को 7:30 बजे की, जिसमें एक बिटिया को साइकिल से ट्यूशन से लौटते समय उसको किडनैप किया गया इन अभियुक्तगण के द्वारा और उसके बाद उसका रेप किया गया और रेप करने के बाद में उसकी हत्या कर दी गई। ये उस संबंध में केस है। क्या निर्णय आया है? इसमें जो निर्णय आया है, इसमें इन तीनों एक्यूज को सेक्शन 302, सेक्शन 34 में फांसी की सज़ा का आदेश किया गया है। 376 में इनको आजीवन कारावास का किया गया है और जो अन्य सेक्शन हैं 5G और 6 पॉक्सो, उसमें इनको 10 वर्ष का इनको सजा की गई है। इसमें अर्थदंड जो दिया है 302 में 1 लाख रुपए का दिया है। उसमें अगर 1 लाख रुपया नहीं जमा करते हैं 1 लाख रुपए, तो ये 2 वर्ष के लिए आगे इनको और सजा भोगनी होगी। और जो 376 में है, इसमें 50,000 रुपये का किया गया है और अगर ये जमा नहीं करते हैं तो उसमें ये 1 वर्ष के लिए सजा के लिए भोगी होंगे। और 201 सेक्शन में जिसमें 10 वर्ष की सजा की है और उसमें जो जुर्माना किया है वो 25,000 रुपये किया है और उसके लिए भी वो अगर नहीं जमा करते तो दंड के भोगी होंगे। सभी अपराधों में तीनों को शामिल किया गया, तीनों ही गैंगरेप के दोषी हैं? ये तीनों ही गैंगरेप के दोषी हैं, तीनों को ही शामिल किया गया है क्योंकि जो सजा हुई है वो 376D में हुई है, जो गैंगरेप की कैटेगरी में आता है। लगभग वकील साहब कितना समय लगा है? ये 2/1/18 का मुकदमा है। घटना जो है 2/1/18 की है और आप देख रहे हैं कि आज इसका जजमेंट फाइनली हो गया है, तो लगभग 3 वर्ष से 2 महीने ऊपर मैं समझता हूँ लगभग रहे हैं। बाक्यूई के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के खिलाफ सोशल मीडिया पर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर हुआ मुकदमा दर्ज। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के खिलाफ सोशल मीडिया पर अमर्यादा भाषा का इस्तेमाल कर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले आरोपी के खिलाफ बुलंदशहर के युवा जिला अध्यक्ष शैलेंद्र आर्या ने सयाना कोतवाली पहुंचकर मुकदमा दर्ज कराया है। भारतीय किसान यूनियन के युवा जिला अध्यक्ष शैलेंद्र आर्या ने आरोप लगाते हुए कहा कि श्याना नगर स्थित छत्ता निवासी संजय चौहान ने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर सोशल मीडिया पर कुछ आपत्तिजनक पोस्ट की, जिसको लेकर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं व किसानों में काफी रोष है तथा किसान व कार्यकर्ताओं में आरोपी संजय चौहान के खिलाफ भारी आक्रोश भी फूट पड़ा है। वहीं भारतीय किसान यूनियन के युवा जिला अध्यक्ष शैलेंद्र आर्या ने आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की पुलिस से मांग की है तथा आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने को भी कहा है। श्याना कोतवाली में आए हैं, किस समस्या को लेकर आए हैं और आज आपने एक मुकदमा दर्ज कराया है, क्या मुकदमा दर्ज कराया है आपने आज? मुकदमा दर्ज कराया है मैंने, एक यहाँ के संजय चौहान है,
शाना के रहने वाले हैं, उन्होंने हमारे किसान मसीहा चौधरी राकेश टिकैत जी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट पे पोस्ट कई दिनों से कर रहे थे। मैंने काफ़ी बार उनको समझाया भी, लेकिन उनकी समझ में नहीं आई। क्या पोस्ट की उन्होंने? पोस्ट उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, जो बिल्कुल ही असहनीय है। मेरे लिए ही नहीं, अपितु पूरे भारतवर्ष के किसानों के लिए वो बहुत बुरी बात है। बहुत ही ज़्यादा सुबह से काफ़ी सारे फ़ोन आ रहे थे और मामला दंगा की तरफ जा सकता था। मैंने आके उनके खिलाफ मुकदमा लिखवाया है और पुलिस ने हर सहायता के लिए मुझसे बोला है, कहा है कि उसे पकड़ कर जेल भेजेंगे। और मैंने बोल दिया कि अगर 2 दिन में उसे जेल नहीं भेजा जाता है तो मैं शाना कोतवाली पर धरना करूँगा। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया है? नहीं, आश्वासन दिया है, उन्होंने कहा कि हम उसे पकड़ कर जेल भेजेंगे और किसानों के सम्मान के साथ में किसी को खिलवाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के बारे में शाना कोतवाली क्षेत्र के छत्ता निवासी एक व्यक्ति ने आपत्तिजनक पोस्ट की है, जिसको लेकर आज किसान यूनियन के युवा जिलाध्यक्ष ने एक मुकदमा दर्ज कराया है। क्या है पूरा मामला और पुलिस की अब तक की क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, ऐसा है कि भारतीय किसान यूनियन के एक स्थानीय नेता हैं शैलेंद्र आर्य, उन्होंने थाने पर तहरीर दी है कि एक व्यक्ति है सज्जद चौहान नाम का, जो कस्बा स्याना का ही रहने वाला है। उसने कुछ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डाली है और भारतीय किसान यूनियन एवं उनके नेता के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की है। तहरीर प्राप्त हो गई है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। हे राम तेरे नाम को हर राम पुकारे, बंदा या तेरा पल पल तेरी राह निहारे। प्रभु श्री राम के प्रति यह आस्था व्यक्त करती है लाइनें किसी हिंदू कवि की नहीं बल्कि मुस्लिम महिला साहित्यकार डॉक्टर माहे तिलत सिद्दीकी की गजल का हिस्सा है, जिसमें गजल में नज़मों से प्रभु श्री राम की अकीदत के साथ उन्होंने पुस्तक राम कथा और मुस्लिम साहित्यकार समग्र का उर्दू तर्जुमा यानी अनुवाद किया है, ताकि मुस्लिम भी प्रभु श्री राम के कर्तव्य व्यक्तित्व से रूबरू हो सके। इस पुस्तक में मुस्लिम साहित्यकार ने रचनाओं से श्री राम को नमन किया। डॉक्टर सिद्दीकी कहते हैं कि भाषा कलम का कोई मजहब नहीं और सच्चे साहित्यकार की आंखों पर मजहबी चश्मा नहीं होता। मैडम, ये जो आपने तर्जुमानी की क्या है, इसके बारे में बताएं। ये राम कथा और मुस्लिम साहित्यकार, इसमें लगभग 108 अध्याय हैं, जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी के व्यक्तित्व के ऊपर मुस्लिम साहित्यकारों ने जो प्रशंसनीय कविताएं, नज़में और अपने जो विचार रखे हैं, उनका उर्दू अनुवाद है। और ये एक साझा संस्कृति, कानपुर की गंगा जमनी तहजीब के लिए एक मेरा ऐसा प्रयास है जो शायद है आने वाली पीढ़ियों के लिए नज़ीर साबित होगा। मैडम, आइडिया कहाँ से आया, कितना टाइम लगा इस तर्जुमानी में? ये तो वक्त लिया इसने, अनुवाद ने काफ़ी 3-4 साल का, क्योंकि अनुवाद एक कला नहीं बल्कि एक विज्ञान है। और कभी भी हम अनुवाद के लिए कलम उठाते हैं तो ये हमारे मौलिक कार्य से कहीं ज़्यादा दुष्कर और कठिन होता है। उसी तरह की मेरा भी समय लगा 4-5 साल का। मुझे इसकी प्रेरणा पंडित बद्री नारायण तिवारी जी, जो शिवालय मानस संगम वाले हैं, उनसे मिली। वो हमारे मार्गदर्शक हैं और मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानती हूँ कि इस कार्य के लिए, इस पावन कार्य के लिए उन्होंने मेरा ही नाम चुना। और भी लोग कानपुर की धरती से थे जो ये उर्दू अनुवाद कर सकते थे, लेकिन मैं अपने आप को बहुत ही एक तरह से सौभाग्यशाली मानती हूँ कि ये काम मैंने अपनी कलम के ज़रिए किया। इस अनुवाद में मैम कोई ऐसी बात बिल्कुल छू गई राम कथा में आपको? हाँ, इसमें लगभग सभी कांड, जैसे लंका कांड, अरण्य कांड और सुंदर कांड, मुख्तलिफ जो कांड हैं उसके बारे में एक एक शब्द बड़ी बारीकी से कवियों ने, साहित्यकारों ने रचा है। और सबसे अच्छी चीज़ इसको लिखने पे ये महसूस हुई कि भगवान श्री रामचंद्र जी का पूरा जीवन एक आदर्शवादिता के ऊपर बेस्ड है। हम जब रामायण को पढ़ते हैं, उसका अवलोकन, उसका अध्ययन करते हैं, तो हमें उसमें जाके ये पता चलता है कि कैसे प्रेम, सौहार्द, एकता, समन्वय, आपसी भाईचारा, जनता के साथ कैसे भेदभाव, कैसे अपने एक दूसरे को समझना चाहिए, ऊंच नीच भेदभाव, उस सब से हट के ये एक तरह की नज़ीर है, एक मिसाल है अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए। मैम, आगे और क्या आइडिया है आपका, क्या करना चाहते हैं इसके बाद?
मैंने चित्रकूट और रहीम करके एक प्रोजेक्ट उठाया था, ये काम करना चाह रही थी मैं, लेकिन चूँकि 2020 में लॉकडाउन हो गया तो मेरा ये प्रोजेक्ट अभी उसने वहीं पे विराम ले लिया, लेकिन जल्द ही मैं इस काम में लगूंगी और इसको भी 1-2 साल के अंदर पूर्ण करना चाहूँगी। कहीं जो धार्मिक मौलाना मुफ्ती हैं इन्होंने कहीं आपको लगता नहीं कहीं विरोध या कुछ ऐसी बात हो सकती है द्वारा ऐसा करने की? नहीं, हमें तो ऐसा कोई विरोध नहीं झेलना पड़ा। हमारे नबी ने भी फरमाया है कि हमारा सच्चा ईमान वही है जो हम अपनी सरजमीन से वफ़ा करते हैं। तो सरजमीन से वफ़ा करने का सबसे पहला अगर आप मिसाल देना चाहेंगे तो वो ये मिसाल है कि हम किसी भी धर्म से संबंध रखते हों, लेकिन हमें दूसरे की धर्म का सम्मान करना चाहिए, दूसरे के धर्म को समझने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी धर्म में मानवता के अलावा कोई पार्ट नहीं पढ़ाया जाता। कानपुर सेंट्रल स्टेशन के सिटी साइड में बने आलीशान होटल अब अय्याशी का अड्डा बनते जा रहे हैं। सिटी साइड में बने अधिकतर होटलों में कम कीमतों में कमरे उपलब्ध रहते हैं, जिसकी वजह से प्रेमी जोड़े अक्सर इन होटलों में जाकर रंगरेलियां मनाते हैं। कभी कद्दार पुलिस इन होटलों में छापेमारी कर ऐसे लोगों को सबक सिखाती है, लेकिन जो होटल संचालक इस तरह कमरे उपलब्ध कराते हैं उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती, जिसकी वजह से इस तरह का घिनौना काम बदस्तूर जारी है। ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर का है, जहां सिटी साइड में बने होटल राज रतन में थाना रेल बाजार की पुलिस ने छापेमारी कर 9 प्रेमी जोड़ों को रंगे हाथों पकड़ा है। प्रेमी जोड़ों को पकड़ अपनी हिरासत में लेकर थाने आई है, जहां पर उनसे पूछताछ जारी है। रेल बाजार थाने के डिप्टी एसपी ब्रज नारायण का कहना है कि छापेमारी में 9 जोड़ों को पकड़ा गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके बाद जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। जो रजिस्टर में जिनकी एंट्री नहीं होती है रजिस्टर में और यहाँ पे रहते हैं तो ऐसे विश्वसनीय सूचना पे फिर यहाँ पर थाने की टीम आई और उसी आधार पर छापा मारी गई और उसी में कुछ लोग पकड़े गए। कुल 18 लोग पकड़े गए हैं, लेकिन अभी पूछताछ करके जानकारी करके जो भी विधिक कार्रवाई होगी अभी विधिक कार्रवाई की जाएगी। नाबालिग तो कोई नहीं मिला है उसमें। सर कहाँ ले जा रहे हैं सर? थाने को लेकर जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में अब पतंग उड़ाने वालों को सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि उनकी पतंगबाजी को अब कानपुर पुलिस लोगों की जान का खतरा जो समझ बैठी है, जिसके चलते डीआईजी के सख्त आदेश के बाद मुख्य मार्ग या भीड़भाड़ इलाकों में पतंग उड़ाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। दरअसल कानपुर डीआईजी का यह निर्देश उस हादसे को देखने के बाद जारी किया गया है जब बीते मंगलवार की शाम एक छात्र अपनी माँ के साथ स्कूटी से कोचिंग जा रही थी। तभी फैतफुलगंज से गुजर रहे पुल पर छात्री गर्दन को काटता हुआ पतंग का माजा निकल गया, जिसको देख स्कूटी चला रही मासूम की मां कुछ ही समझ पाती तब तक छात्र खून से लथपथ हो गया, जिसको देख मां ने भी बेसुध हो गई और मदद की गुहार लगाने लगी। तभी मौके से गुजर रहे राहगीरों ने मदद करते हुए दोनों माँ बेटों को हॉस्पिटल पहुंचाने का काम किया, जहां डॉक्टरों ने आनंद फानन में इलाज शुरू किया और बमुश्किल छात्र की जान बचा ली। फिलहाल छात्र टाँके लगने की वजह से कुछ नहीं बोल पाने में असमर्थ है। मेरा नाम हनी गुप्ता है। ये क्या हुआ था बेटे के साथ आपके? हम लोग अपना बात करते हुए कोचिंग इनको छोड़ने जा रहे थे। 4 बजे की कोचिंग होती है। हम लोग निकले, पुल पे बीच में गए, एकदम से एक मांझा आया और समझ ही में नहीं आया, इसका गला कटा, मेरे भी हाथ कट गए, बाजू समझ में आया तब तक ये पूरा लहू लुहान हो चुका था एकदम सब जगह। और पुल में एक भी पर्सन नहीं था जो मेरी हेल्प कर सके, मदद कर सके। वो तो 2 भले आदमी निकले बगल से, एक बाइक में 2 जन, उनसे हमने कहा कि मेरे हस्बैंड को फ़ोन लगाओ और हमें हॉस्पिटल तक ले चलो बस, क्योंकि एक हाथ से हम स्कूटी पकड़े हुए थे और एक हाथ से इसका गला पकड़े हुए थे, कुछ भी कर नहीं सकते थे, एकदम लाचार थे, समझ में नहीं आ रहा था उस समय क्या करें। बच्चे कितने टाके लगे हैं? और इसके लगभग 20 से ऊपर ही टाके लगे गले, मतलब इसकी फूड पाइप तक दिखाई देने लगी थी, इतना भयंकर इसके कटा है, पूरा खुल चुका था इसका सब कुछ, उस समय ही दिख गया था। तो मेरे तो हाथ पैर एकदम ढीले हो गए, लेकिन फिर हम इनको डॉक्टर के यहाँ तक लेके गए, फिर वहाँ से हम लोग नॉर्थ ईस्ट चार गए। अब ठीक है? हाँ अब ठीक है, थोड़ा आराम है, हिलने के लिए मना किया डॉक्टर ने इनको। क्या पुलिस को रिपोर्ट कराई है क्या? हाँ, इसके लिए हम लोग ने पुलिस में रेल बाजार थानाध्यक्ष को बोला गया है और डीएम को और एसओ सबको बोल दिया है। हमने 112 नंबर पे भी फ़ोन करके बोला है, कल पुलिस वाले आए थे, सब देख के गए हैं कि भैया आगे इस तरह की, और आज मेरे बच्चे के संग हुआ है, कल किसी और के संग इस तरह का कोई भी हादसा ना हो। कोई भी बड़े के संग भी हो सकता है, छोटे के संग भी हो सकता है। आज ये आगे था, हम होते तो शायद दोनों जन गिरते और दोनों के संग कुछ ना कुछ हो जाता।
पुलिस से मैंने अनुरोध करती हूँ कि दोनों के संग मतलब और किसी के संग आगे जाके ऐसा काम बिल्कुल ना हो। कल रेल बाजार थाना क्षेत्र में एक छोटा बच्चा जो 2 व्हीलर पे जा रहा था, वो जब पुल क्रॉस कर रहा था, फ्लाईओवर क्रॉस कर रहा था, उस समय जो मांझा होता उससे उसकी गर्दन में काफ़ी सीरियस इंजरी आई। इमीडिएटली उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, हॉस्पिटल में उसका इलाज करवाया गया, अभी उसकी हालत ठीक है। इसमें रेल बाजार थाना में अज्ञात लोगों के खिलाफ 307 IPC का मुकदमा लिखा गया। बहुत सख्ती से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, जिसके कारण इस बच्चे की ये पोजीशन आई है। इसके अलावा मैं सभी जो हमारे KDA के ऑफिसर्स हैं और जो PWD के ऑफिसर्स हैं, जहाँ जहाँ भी हमारे फ्लाईओवर्स हैं, उनकी जो लाइट्स हैं उन पे मैं इंश्योर करवाऊंगा उनसे कि तार बंधे, ताकि अगर किसी को कोई पतंग उड़ाता भी है तो कोई भी मांझा उस हाइट पे ना आए, ताकि जो 4 व्हीलर या 2 व्हीलर पे जो भी लोग वहाँ से गुजर रहे हैं, किसी की गर्दन पे, चेहरे पे या शरीर पे उस मांझे के कारण कोई इंजरी ना हो। ये हमारा सभी ऑफिसर्स को डायरेक्शंस भी होगी, उनको लेटर भी लिखा जाएगा और हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द इसको पूरा कर लिया जाए। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के टुंडे का पूरा गांव में आज दिन में घर में चारपाई पर लेटे एक बुजुर्ग की फायरिंग कर गोली मारने का मामला सामने आया है। घटना में घायल बुजुर्ग मुंशी गुजर को जिला अस्पताल भर्ती कराया है। पीड़ित के पुत्र सुरेंद्र ने गांव मोरोली के राम अवतार गुजर पर फायरिंग कर आरोप लगाया है। कोतवाली थाना पुलिस मामले की जाँच कर रही है। आरोपी की तलाश में पुलिस की टीम रवाना की गई है। थाना अधिकारी राजेश पाठक का कहना है कि मामले में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। जो भी आरोपी है उसे पुलिस जल्द गिरफ्तार करेगी। घटना टुंडे का पूरा गांव का है। पीड़ित मुंशी के पुत्र सुरेंद्र ने घटना को लेकर मामला दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सुरेंद्र सन ऑफ मुंशी गुर्जर निवासी टुंडेगापुरा ने एक रिपोर्ट पेश की है, जिसमें अपने पिता मुंशी के रामोतार गुजर निवासी मोरोली द्वारा पैर में गोली मारना बताया। FIR दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन जारी है और मुलजिम की तलाश के लिए टीम भिजवा दी गई है। दौसा जिले के तहसील क्षेत्र राहुवास के श्री खेड़े वाले हनुमान जी के मंदिर राहुवास व मोहनपुरा से खाटू नरेश बाबा श्याम मंदिर बुडला के शाम निशान यात्रा रवाना हुई। यात्रा आज सुबह 9 बजे राहुवास के खेड़े वाले हनुमान जी के मंदिर से मोहनपुरा नरसिंह भगवान के मंदिर से होते ही प्रस्थान की। इस दौरान खाटू नरेश बाबा के मंदिर को मनमोहक और फूल माला से श्रृंगार कर यात्रीगण भजनों पर नाचते गाते हुए कल्लावास, कालूवास, चोपड़ा के बालाजी, देवरी, खानपुर होते हुए लवण से बुडला पहुंचेगी, जहां पर पद यात्रियों को भोजन और रात्रि जागरण व संकीर्तन का आयोजन भी होगा। इस दौरान रात्रि में बाबा श्याम को अखंड ज्योति एवं अलौकिक श्रृंगार किया जाएगा एवं कुल गुरुवार को विशाल भंडारे प्रसादी का आयोजन श्याम बाबा मंदिर परिसर में होगा। भजन संध्या का प्रोग्राम अनुज कुमार एंड पार्टी के द्वारा किया जाएगा। फिलहाल TNI एक्सप्रेस में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ।